दोस्तों, मैं सारा काफ़ी टाइम बाद एक स्टोरी लेकर आई हूँ जो सत्य घटना पर आधारित है। इसके नाम, पात्र और स्थान बदल दिए गए हैं, तो आपका इंतज़ार यहीं ख़त्म होता है। इस कहानी का नाम है रिश्ते। कहानी की शुरुआत होती है यूपी के शहर कानपुर विजयनगर से। उमेश और रमा दोनों पति पत्नी होते हैं। उनके 3 बच्चे होते हैं, 2 बेटे 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम अमन होता है, वह 9 साल का होता है। छोटा बेटा रोहित, वह 6 साल का होता है। बेटी काव्या, वह 2 साल की होती है। उमेश अपनी पत्नी के साथ अपनी ससुराल में ही रहा करता था, क्योंकि उमेश के परिवार में उमेश अकेला लड़का था और उसकी 2 बहनें थीं। बहनों ने किसी फैमिली कंडीशन की वजह से उसकी ज़मीन जायदाद सब हथिया लिया था। उमेश काफ़ी सीधा सरल स्वभाव का व्यक्ति था, जिसकी वजह से उसकी इज्जत ससुराल में भी और उसकी बीवी भी नहीं करती थी। उमेश एक छोटी सी कंपनी में मामूली सी जॉब करता था। उसकी सैलरी कम होने के कारण घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। रोमा अक्सर उमेश को ताना मारती, जो कुछ था वह तो पहले ही तुमने गंवा दिया, अब यहाँ क्यों पड़े रहते हो, कहीं चले क्यों नहीं जाते मेरी ज़िंदगी से। और वह ऐसे ही रोज़ झगड़ा करती। उमेश यह सब सुनता रहता और चुप ही रहता, क्योंकि उसके पास भी मजबूरी थी, क्योंकि वह जाए तो कहाँ जाए। उसके पास ना तो कोई घर था और ना ठिकाना। इस वजह से वह अपनी पत्नी की बातें सुनता रहता था। अमन और रोहित यह सब देखा करते और सुनना करते थे, क्योंकि वह यह सब समझ सकते थे। वह थोड़ा समझदार थे। इन सब का असर उन दोनों बच्चों पर भी पड़ रहा था। रमा, एक दिन उमेश रात में थोड़ा लेट घर आता है, क्योंकि काम करते वक्त उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वह हॉस्पिटल से घर आता है। उस समय घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। रोमा उमेश पर काफ़ी चिल्लाती है और झगड़ा करने लगती है। रोमा उमेश से कहती है, तुम हमारा खर्च नहीं उठा सकते हो तो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? कब तक यहाँ बैठे बैठे मुफ्त की रोटी तोड़ते रहोगे? चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। दोनों बच्चे यह सब सुन रहे होते हैं। अमन रोहित से बोलता है, कुछ नहीं हुआ, तू सो जा, चिंता मत कर, मैं हूँ ना। उमेश भी आ जाता है और दोनों बच्चों को सुला देता है और खुद भी सोचते सोचते सो जाता है। अगले दिन सुबह होते ही रोमा उमेश से कहती है, तुम मेरे घर से चले जाओ। अपना घर तो संभाल नहीं पाए, अपने घर पर तो हक जता नहीं पाए, यहाँ किस हक से रह रहे हो? चले जाओ यहाँ से। यह बात उमेश को दिल पर लग जाती है। वह अपना सामान पैक करने लगता है। तभी रमा कहती है, अकेले कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे बच्चों का खर्च नहीं थम पाऊंगी, इसलिए अमन और रोहित भी तुम्हारे साथ जाएंगे। चाहे जहाँ भी जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इन दोनों को भी साथ ले जाओ। मैं अपनी बेटी को देख लूँगी, इन दोनों को तुम ले जाओ। तभी उमेश अपने दोनों बेटों को साथ को लेकर घर से निकल जाता है। दोनों बेटे बोलते हैं, पापा हम कहाँ जा रहे हैं? उमेश बोलता है, चिंता मत करो बेटा, हम जहाँ भी जाएंगे खुश रहेंगे। और दोनों बेटों को सीने से लगा कर रोने लगता है, मानो उमेश टूट सा गया हो। उमेश विजयनगर से कुछ दूर दादा नगर वहाँ एक रूम ले लेता है और दोनों बच्चों के साथ रहने लगता है। वह सुबह उठकर बच्चों के लिए टिफ़िन पैक करके उनको स्कूल भेजकर खुद भी ड्यूटी चला जाता था। शाम को सब साथ में खाना बनाते खाते और सो जाते, सब खुशी से रहने लगे। इधर एक दिन रोमा मार्केट जा रही थी, तभी उसकी मुलाकात सुभाष से हो जाती है। सुभाष उसकी शादी के पहले का बॉयफ्रेंड होता है। वह रोमा से क्या पूछता है, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? वह उसे सब बताती है और दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। समय बीतता है, रोमा फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। वह जैसे अपने पति और बच्चों को भूल ही जाती है। उसे सब कुछ सही लग रहा था, मानो यही उसकी दुनिया हो। सुभाष काफ़ी रिच फैमिली से था, इसलिए वह सब सुख दे रहा था उसे और वह बहुत खुश थी।
लेकिन पास पड़ोस के लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वह सब बात अनसुना कर देती थी। अब रोमा का 7वां महीना चल रहा था। तभी अचानक अमन और रोहित रोते हुए उसके पास आते हैं। अपनी माँ के पास आते हैं और बोलते हैं, माँ, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में है, डॉक्टर ने कहा है वो बचेंगे नहीं। वह दौड़ के अस्पताल पहुंचती है, जहां उमेश अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। वह रोमा से कहता है, रोमा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं और अब मैं इन दोनों बच्चों को भी तुम्हें सौंप रहा हूँ। इन दोनों बच्चों का ख्याल रखना। ऐसा कहकर उमेश डट कर जाता है। सब रोने लगते हैं। उसके बाद वह अपने पति का अंतिम संस्कार कर देती है। रोमा दोनों बेटों को अपने साथ रख लेती है। तभी सुभाष रोमा से कहता है, चिंता मत करो, मैं हूँ ना। तभी अमन आ जाता है और उन दोनों को देख लेता है। फिर सुभाष वहाँ से चला जाता है। अमन अपनी माँ के पेट की तरफ देखता है। उमेश की डेथ के 2 महीने बाद रोमा एक बच्ची को जन्म देती है और बेटी का नाम कीर्ति रखती है। समय गुजरता है। समय के साथ साथ बच्चे बड़े होने लगते हैं। दोनों लड़के अब जॉब करने लगते हैं और बड़ी बेटी काव्या की शादी हो जाती है। कीर्ति अभी पढ़ाई कर रही होती है। जब भी अमन बाहर निकलता, उसे कुछ लोग फुसफुसाते बात करते हुए नज़र आते। बोलते कि बड़ी बेटी की तो शादी हो गई, अब देखो छोटी बेटी की शादी कैसे और कौन करता है। अमन बोलता है, ऐसा क्यों कह रहे हो, वह भी मेरी बहन है, उसकी शादी भी हम बड़ी धूमधाम से करेंगे। तब लोग कहते हैं, वह तुम्हारी सगी बहन नहीं है, वह सौतेली बहन है, क्योंकि वह तुम्हारे पिता के जाने के बाद हुई है। यह बात सुनकर अमन का रवैया ही बदल जाता है। वह अपनी छोटी बहन से नफ़रत और घृणा की नज़र से देखने लगता है। अचानक भाई का बदला हुआ रवैया देखकर वह समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसे बात बात पर डांटता मारता, उसे काफ़ी सुनाता। एक दिन कीर्ति खाना बना रही होती है और उसको सबको खिला रही होती है, तो अमन खाने में कमी निकालता, कभी नमक में, कभी ज़्यादा कम, कभी मिर्च। उसको इस चीज़ के लिए टॉर्चर करने लगा। बोलता, तुझे खाना बनाना नहीं आता, कीर्ति तू क्या करेगी, तू ऐसी है वैसी है, तू कभी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएगी। वह रोज़ रोज़ कीर्ति से झगड़ा करता, उसको डांटता चिल्लाता। वहीं रोहित भी कीर्ति से नफ़रत करने लगा। वह यह सब समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके साथ आखिर ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। फिर वह भी उस घर की है, फिर उसके साथ परायों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। वह सोच कर रोने लगती है। एक दिन कीर्ति ने नाश्ते में आलू के पराठे और चटनी बनाई। अमन नाश्ते के लिए आया। कीर्ति ने अमन को नाश्ता दिया। अमन ने जैसे ही पहला निवाला खाया, वैसे ही थूक दिया, जैसे कि कितना खराब नाश्ता बना हो। कीर्ति पर जोर से चिल्लाता है, चटनी बनी है जहर। कीर्ति बोलती है, भैया चटनी तो सही बनी है, क्या ज़्यादा तीखी हो गई है क्या। अमन चिल्लाकर बोलता है, तू खाकर देख कैसी बनी है। तभी वह खाकर देखती है और कहती है, भैया थोड़ी सी तीखी हो गई है। अमन बोलता, थोड़ा सा, पूरा जहर बना रखा है ताकि मेरी जान चली जाए। तूने हम जानबूझकर किया है ना, ताकि मैं खा ना सकूं और भूखा ही रहूं। कीर्ति कहती, नहीं भैया ऐसा नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। अमन कहता है, क्या मैं गलत हूँ और तू सही है, रुक तुझे अभी बताता हूँ। अमन कीर्ति को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। रोहित अमन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, रहने दो भाई, मत मारो। कीर्ति डर के मारे अपना मुंह नीचे कर लेती है। माँ भी कुछ नहीं बोल पाती। अमन बोलता है, इसने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि हम बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चले जाएं। बस थोड़े दिन और रुक जा, तेरी शादी ऐसी जगह करूँगा जहाँ तेरी अकल ठिकाने आ जाए। यह सुनकर कीर्ति सर नीचे कर लेती है और उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। अमन और रोहित वहाँ से चले जाते हैं। तभी कीर्ति रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है और माँ से कहती है, माँ, जब से भैया ने दी की शादी की है तब से मेरे साथ अलग व्यवहार ही कर रहे हैं। ऐसा क्यों माँ, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया। रूमा कहती है, बेटी यह सब तू बस थोड़े दिन और सह ले, जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती। मैं मजबूर हूँ, अब मेरा
जोर नहीं चलता। कीर्ति बोलती है, क्या आपने देखा नहीं दोनों भाई मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, जैसे कि मैं इस घर की ही नहीं हूँ। रोमा कहती है, सब देखा सुना बेटा, मैं जानती हूँ वह यह सब क्यों कर रहे हैं। तभी कीर्ति कहती है, क्या जानती हो माँ, मुझे बताओ प्लीज़। माँ तभी रमा टूट जाती है और कहती है, बेटा तुम्हारे पिता उमेश नहीं सुभाष हैं। यह सुनकर कीर्ति शॉक हो जाती है। क्या माँ, मैं समझी नहीं। रमा फिर से कहती है, मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। फिर रमा कीर्ति को सच बता देती है अपने पास्ट के बारे में। तभी कीर्ति कहती है, माँ इसमें मेरी क्या गलती है, फिर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों। रमा कहती है, बेटी तेरे भाइयों को लगता है उनके पिता की मौत के जिम्मेदार हम दोनों हैं, बल्कि ये सच नहीं है। कीर्ति बोलती है, माँ जो भी हो मैं अपने भाइयों का प्यार पाके रहूँगी और आपके लिए उनके लिए रहूँगी। आपके लिए उनके दिल में जो भी नफ़रत है उसे मैं मिटा कर रहूँगी। यह सुनकर रमा भी रो पड़ती है और वह अपनी बेटी को सीने से लगा लेती है। से बाइक पर घर वापस आ रहा था, तभी दूसरी ओर से दो लोग शराब पीकर ड्राइव कर रहे थे। अमन देखता है कि कार इधर उधर हो रही है। वह अपनी बाइक को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वह कार वाले नशे में धुत अमन की बाइक को टक्कर मार देते हैं, जिससे अमन की बाइक गिर जाती है और अमन भी गिर जाता है। कार वालों की हेडलाइट टूट जाती है। उस गाड़ी का एक आदमी, जिसकी उम्र 30 प्लस होती है, वह बोलता है, क्या रे, तुझे बाइक चलाना नहीं आता। दूसरा आदमी भी, दोनों सेम एज के होते हैं, कहता है, अरे इसने तो हेडलाइट तोड़ दी। दोनों अमन से झगड़ा करने लगते हैं। तभी अमन उन दोनों को मारता है और वहाँ से भगा देता है। वह दोनों लोकल गुंडे थे। वह भाग जाते हैं और कहते हैं, तुझे तो हम देख लेंगे। अमन कहता है, जा जा देख लेना। अमन घर आ जाता है और खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन हम उन लोकल गुंडों को देखते हैं जो अमन को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनमें से एक कहता है, साला कल नशे में था इसलिए साले ने मारा, आज मिल गया तो नहीं छोड़ेंगे, उस कमीने को देख लेंगे। तभी दूसरा कहता है, आज साले को इतना मारेंगे कि कभी किसी से दोबारा भिड़ने की कोशिश नहीं करेगा। अमन का घर। इधर हम कीर्ति को देखते हैं जो सुबह उठकर नाश्ता बना रही होती है। वह नाश्ता बनाकर अपने भाई से कहती है, भैया नाश्ता कर लो। अमन और रोहित दोनों नाश्ता करते हैं। रोहित नाश्ता करके काम को चला जाता है। अमन जूते पहन रहा होता है। तभी कीर्ति कहती है, भैया। अमन कहता है, बोलो। कीर्ति कहती है, भैया मुझे कुछ सामान लेना है। अमन कहता है, ठीक है मैं आऊँगा तब मेरे साथ चलना। कीर्ति बोलती है, ठीक है भैया, और अमन चला जाता है। शाम का समय। अमन घर आता है और कीर्ति से कहता है, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, मुझे और भी काम है। कीर्ति जल्दी से तैयार होकर आ जाती है। अमन बाइक स्टार्ट करता है। कीर्ति से कहता है, चलो बैठो जल्दी, जो भी लेना है जल्दी से ले लेना, ज़्यादा टाइम मत लगाना। कीर्ति कहती है, जी भैया। वह दोनों शॉपिंग मॉल में एंटर करते हैं। कीर्ति कुछ कपड़े और अपनी ज़रूरत का सामान खरीदती है। कीर्ति जब बिलिंग करा रही होती है तभी अमन कहता है, हो गया। कीर्ति कहती है, जी भैया। अमन बोलता है, कितना टाइम लगा दिया तूने, जल्दी नहीं खरीद सकती थी। कीर्ति सर झुका लेती है। अमन पेमेंट कर देता है और दोनों बाहर आ जाते हैं। अमन बाइक स्टार्ट करता है। कीर्ति और अमन चल देते हैं। तभी उसी समय उन लोकल गुंडों में से एक, जिससे अमन का झगड़ा हुआ था, देख लेता है और अपने और भी साथियों को कॉल करके बुला लेता है। वह तुरंत आ जाते हैं। वहाँ 8 लोग होते हैं और अमन का पीछा करने लगते हैं। अमन भी उन लोगों को देख लेता है और पहचान भी जाता है। तभी उन गुंडों में एक आदमी, पंकज जिसका नाम होता है, कहता है, कल तो हम नशे में थे, आज तो होश में हैं। तभी पंकज का साथी कहता है, अभी हम इसे ढूंढ रहे थे, इसके साथ में लड़की कौन है, तेरी माल है क्या। तभी अमन गुस्से से देखने लगता है। कीर्ति अमन से कहती है, चलो भैया। तभी उसके और साथी कहते हैं, भैया या तो इसकी बहनियाँ निकली रे। तभी पंकज कहता है, अब आएगा ना मज़ा तेरे सामने। जब तेरी बहन को। अमन को काफ़ी गुस्सा आता है मगर वह कुछ नहीं करता, क्योंकि वह यह जानता है कि उसके साथ उसकी बहन है। अगर वह कुछ करेगा तो उसकी बहन के लिए खतरा है।
तभी उनमें से एक आदमी कीर्ति को टच करने की कोशिश करता है। अमन अपनी बाइक की स्पीड और बढ़ा लेता है और वह एक खाली रोड की तरफ बाइक को तेज़ी से बढ़ाने लगता है। वह गुंडे भी अमन का पीछा करने लगते हैं। अमन खाली रोड पर आगे जाकर बाइक को खड़ा कर देता है और कीर्ति से कहता है, तुम यहीं रुको। वह लोग भी आ जाते हैं। वह अमन को खड़ा देखकर सब रुक जाते हैं। तभी पंकज का साथी कहता है, यह क्या? ये तो भागने की बजाय हमारी तरफ ही आ रहा है। पंकज कहता है, टेंशन मत लो, यह अकेला कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। वह लोग भी आगे बढ़ने लगते हैं। वह लोग अमन को चारों ओर से घेर लेते हैं और अमन पर हमला कर देते हैं। अमन भी फाइट करने लगता है। अमन अकेला होकर भी उन सब पर भारी पड़ने लगता है। अमन एक एक करके सभी को मार रहा था। कीर्ति यह सब खड़ी देख रही थी। तभी पंकज का साथी अमन की ओर बढ़ता है और एक डंडा लेकर अमन के सर पर डंडा मारने चलता है। कीर्ति चिल्लाती है। अमन तुरंत मुड़ जाता है और वह उसके पेट पर लात मारता है और साथ ही मुंह पर मुक्का मारता है। पंकज का साथी जमीन पर गिर जाता है। पंकज यह सब देखकर आग बबूला हो जाता है और वह गाड़ी में से एक बड़ा सा चाकू निकालता है और वह चाकू लेकर अमन की ओर बढ़ता है। तभी उनमें से एक अमन के पीछे से सिर पर रॉड मारता है, जिससे अमन जमीन पर गिर जाता है और वह लोग उठकर अमन के दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। कीर्ति यह सब देख रही थी। पंकज भी अमन की ओर चाकू लेकर आ जाता है और कहता है, क्या बे, किसी मूवी का हीरो है क्या तू, जो हमें मारता रहेगा और हम मार खाते रहेंगे? तभी उनमें से एक अमन के चेहरे पर 2 रॉड मारता है, जिससे अमन घायल हो जाता है। तभी पंकज कहता है, आज तो तेरा किस्सा ही खत्म कर देते हैं और उसके बाद तेरी बहन के साथ रंगरलियां मनाएंगे। तभी अमन खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन वह उठ नहीं पाता। तभी कीर्ति आती है और कहती है, भाई मेरे भैया को छोड़ दो प्लीज़। वह पंकज और उसके साथियों के सामने हाथ जोड़ती है। तभी पंकज कहता है, छोड़ देंगे मेरी रानी, पहले कुछ तेरे साथ रोमांस तो कर ले। पंकज जैसे ही कीर्ति का दुपट्टा खींचता है, अमन जोर से चिल्लाता है और खड़ा हो जाता है और पंकज को एक लात मारता है, जिससे पंकज जमीन पर गिर जाता है। अमन फिर से उसके साथियों के साथ फाइट करने लगता है। पंकज उठता है और कहता है, साले तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक। पंकज अमन पर चाकू से वार करता है। जैसे ही वह अमन के पीछे पीठ पर चाकू मारने चलता है, तुरंत कीर्ति आ जाती है और वह चाकू कीर्ति को लग जाता है। कीर्ति जोर से चिल्लाती है, भैया। अमन तुरंत पीछे मुड़ता है और वह कीर्ति को इस हालत में देखकर काफ़ी क्रोध में आ जाता है और वह सबसे फाइट करने लगता है। पंकज को भी बुरी तरह से घायल कर देता है। अमन कीर्ति को लेकर पंकज की गाड़ी स्टार्ट करता है और वह कीर्ति को हॉस्पिटल ले जाता है। तभी अमन कहता है, तू टेंशन मत ले, तुझे कुछ नहीं होगा। कीर्ति कहती है, भैया मुझे कुछ नहीं होगा, आप है ना, और अगर हो भी गया तो मुझे अब कोई गम नहीं होगा, क्योंकि जो प्यार मैं इतने दिनों से पाने की कोशिश कर रही थी वह आज मैंने देख लिया है। यह बात सुनकर अमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अमन कहता है, पगली तू कैसी बातें कर रही है? अरे मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि माँ की गलतियों की सज़ा तुझे दूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तुझे अपनी बहन मानता हूँ, तू मेरी प्यारी बहन है। अमन गाड़ी और तेज करता है। कीर्ति यह सुनकर मुस्कुराने लगती है और आंखें बंद करने लगती है। अमन कहता है, आंखें मत बंद कर छोटी, बस हम आ गए हॉस्पिटल। अमन हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी को रोकता है और अंदर जाकर चिल्लाता है, डॉक्टर, और वह कीर्ति को स्ट्रेचर पर लेकर तेजी से दौड़ता है। कीर्ति यह सब आंखें खोलकर हर बार देखने की कोशिश करती है और वह अमन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, भैया माँ का ख्याल रखना। अमन फिर कहता है, तुझे कुछ नहीं होगा छोटी। डॉक्टर आ जाते हैं और कीर्ति को लेकर अंदर चले जाते हैं। अमन को ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेट करने को बोलते हैं। अमन अपने घर कॉल कर देता है और अपनी माँ और अपने भाई को बुला लेता है। रोहित और माँ दोनों झट से हॉस्पिटल आ जाते हैं। अमन दोनों को सब कुछ बता देता है। डॉक्टर आधे घंटे बाद बाहर आते हैं और कहते हैं, अब आपकी बहन खतरे से बाहर है। यह सुनकर सब खुश हो जाते हैं। अमन अपनी माँ के गले लग जाता है। रोहित को भी अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा। वह तीनों हॉस्पिटल में ही रहते हैं। अगली सुबह कीर्ति को होश आ जाता है। वह जैसे ही आंखें खोलती है, अमन को अपने सामने देखकर मुस्कुराने लगती है और अपने भाई का हाथ पकड़ लेती है और उठकर अपने भाई के गले लग जाती है। अमन भी उसके सर पर हाथ फेरता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो बहन। रोहित भी माफ़ी मांगता है। तभी कीर्ति कहती है,
आप दोनों मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? आप मुझसे बड़े हो, आप मुझसे माफ़ी मांगकर अपने आप को मुझसे छोटा मत कीजिए, प्लीज़ भैया। और तीनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। यह सब देखकर अमन की माँ की आंखें आंसू से भर जाती हैं और वह मुस्कुराने लगती है। तभी अमन अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने बिना वक्त हालात को जाने समझे बगैर आपको गलत समझा। तभी अमन की माँ कहती है, बस कर, मत रुला, यह तो खुशी के आंसू हैं। आज तुम सबको साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है। और वह अपने बेटों को सीने से लगा लेती है। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है और कहता है, अब आप इनको शाम तक आराम से घर ले जा सकते हैं। तभी अमन कहता है, ओके डॉक्टर, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ करना है। अमन पुलिस को कॉल करता है और पुलिस हॉस्पिटल आ जाती है। अमन कंप्लेन करता है और पुलिस भी देरी ना करते हुए शाम तक उन सभी गुंडों को पकड़ लेती है। और अमन से पुलिस कहती है, हमने उन सभी आरोपियों को पकड़ लिया है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम इन पर कड़ा एक्शन लेंगे। अमन पुलिस को धन्यवाद बोलता है। तभी डॉक्टर कीर्ति को हॉस्पिटल से छुट्टी कर देते हैं। अमन कीर्ति को लेकर घर आ जाता है। एक सप्ताह बाद हम देखते हैं कीर्ति नाश्ता बना रही होती है। वह फिर से आलू के परोठे और चटनी बनाकर अपने भाइयों को नाश्ते के लिए बुलाती है। अमन और रोहित दोनों आते हैं। कीर्ति दोनों को नाश्ता देती है और जैसे ही अमन पहला नुमाला तोड़कर खाने चलता है, कीर्ति हाथ पकड़ लेती है और कहती है, भैया आज मैं खिलाऊंगी। और वह अमन और रोहित को से कहती है, आज मैंने आपके लिए स्पेशल आलू के परोठे बनाए हैं, इसलिए इसे मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। यह सब देखकर कीर्ति की माँ और दोनों भाई मुस्कुराने लगते हैं। कीर्ति जैसे ही पहला निवाला तोड़कर खिलाती है, दोनों जोर से चिल्लाते हैं, दोनों कानों में उंगली डाल लेते हैं और वह ऊ आ करने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पराठों में मिर्च ही मिर्च थी। रोहित कहता है, यह कौन सा तरीका है बर्थडे विश करने का? मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। तभी अमन और उसकी माँ सब हंसने लगते हैं और यह स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए राधे राधे।